आज आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर के पितामह मालोजी सकपाल रत्नागिरी जिले के एक अच्छे महार परिवार के सदस्य थे। वह एक अवकाश प्राप्त सैनिक थे। रामजी ने भी सेना से ही अवकाश प्राप्त किया। इनके 14 बच्चे थे। उनके सबसे छोटे पुत्र भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत के महू में हुआ था। हिंदू समाज के अछूत समुदाय में महार जाति एक ऐसी जाति है जो शक्तिशाली, समझदार, लड़ाकू और बहादुर कही जा सकती है। कुछ लोगों का विचार है कि महार ही महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। रामजी सूबेदार मेजर बन गए थे और वे 14 साल तक सैनिक स्कूल में मुख्य अध्यापक रहे। 1891 में सेना में अवकाश प्राप्त करके वे 50 रुपए मासिक पेंशन पाने लगे और रत्नागिरी में लोकार्पण विभाग में स्टोर कीपर के रूप में फिर नौकरी कर ली। बाद में उनका तबादला सतारा में हो गया। सन 1900 में भीमराव सतारा के सरकारी स्कूल में प्रथम कक्षा में दाखिल हुए। स्कूल में उनका नाम भीवारामजी आंबेडकर लिखा गया। उनके परिवार का कुल नाम सकपाल था, परंतु उनके पूर्वजों ने यह बेहतर समझा कि कुल नाम अपने पुश्तैनी गांव के ऊपर रखा जाए, जिसका नाम आंबावाड़े था। छुआछूत का प्रहार कितना भीषण है, इसका एहसास आंबेडकर को छात्र जीवन से ही हो गया। एक गाड़ीवान ने उन्हें और उनके भाई को अपने साथ गाड़ी में नहीं बैठने दिया था। आंबेडकर और उनके भाई मसूर रेलवे स्टेशन से गोरे गांव जा रहे थे। उन्होंने एक गाड़ी भाड़े पर तय की। अभी गाड़ी कुछ ही गज चली कि गाड़ीवान को यह पता चला कि लड़के किस जाति के हैं। इसने जाने से इनकार कर दिया। इन दोनों बच्चों ने गाड़ी वाले को दुगुना किराया दिया। 1904 में जब सतारा में रामजी की नौकरी समाप्त हो गई तो उन्हें बंबई जाना पड़ा। भीमराव ने सरकारी संस्थान एलिफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। सतारा में वे महार होने के कारण क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, परंतु बंबई में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। वहां वे जी भर का खेल खेल सकते थे। अंबेडकर ने 1907 में हाई स्कूल परीक्षा पास की। उनके परिवार के लिए यह एक अभूतपूर्व दिन था। अछूत जाति के एक विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ी बात थी। उनके छात्र जीवन की एक उल्लेखनीय घटना उनका विवाह भी था। जब रमाबाई नाम की 9 वर्षीय सुशील बालिका के साथ उनका विवाह हुआ, उस समय वे केवल 14 साल के थे और 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़ौदा के प्रगतिशील शासक महाराजा सयाजीराव ने घोषणा की थी कि उच्च शिक्षा के लिए लालायत किसी भी उदीयमान अछूत छात्र को सहायता दी जाएगी। अंबेडकर ने इस घोषणा का लाभ उठाया और एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्हें 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति मिली। प्रोफेसर उन्हें अपनी पुस्तकें और कपड़े भी दे देते थे, लेकिन अपमान के दैत्य से अभी भी उनको मुक्ति नहीं मिली थी। कॉलेज के होटल का मालिक एक ब्राह्मण था, उन्हें चाय देता और न पानी। अंबेडकर ने अपमान के कड़वे घूंट पिए पर असुविधाओं के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने लगन से पढ़ाई की और 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों में बीए की परीक्षा पास कर ली। स्नातक बनने के बाद अंबेडकर ने बड़ौदा सरकार की नौकरी कर ली। उनके पिता को यह बात पसंद नहीं थी। बड़ौदा राज्य में बड़े बड़े सरकारी पदों पर कट्टरवादी स्वर्ण हिंदू आसीन थे। छूत का भय इस हद तक मौजूद था कि चपरासी तक उनकी मेज पर फाइल रखने से बचते थे। वे उन्हें दूर से ही फेंका करते थे। किसी अच्छे इलाके में उन्हें किराए का मकान भी नहीं मिल सका। वे एक आर्य समाजी पंडित आत्माराम के यहाँ ठहरे। सामाजिक परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल और असहनीय थी कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। 2 फरवरी 1913 को उनके पिता का देहांत उनके लिए शोकजनक था। उनके पिता रामजी ने उनकी शिक्षा पर इतना खर्च किया था कि वे कर्ज से लद गए थे। कुछ दिनों बाद अंबेडकर को एक नया मौका मिला। महाराजा बड़ौदा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए कुछ छात्रों को अमेरिका भेजने के विषय में विचार किया। महाराजा ने अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजने का निश्चय किया। विख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिगमैन उनके अध्यापक थे। जून 1915 में
उन्हें प्राचीन भारतीय व्यापार थीसिस पर एमए की डिग्री मिली। डॉक्टर गोल्डेर विजर द्वारा नृवंश विज्ञान पर आयोजित विचार गोष्ठी में अंबेडकर ने मई 1916 में एक निबंध पढ़ा। उसका विषय था द क्वेश्चन इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। मई 1917 में इंडियन एंटीक्वेरी में इसका प्रकाशन हुआ। पुस्तक के रूप में भी ये लेख छपा। अंबेडकर की ये प्रथम प्रकाशित रचना थी। सन 1916 में अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन के लिए गए। प्रोफेसर सेलिगमैन ने उनका परिचय प्रोफेसर केनन और सिडनी वेब से कराने के लिए उन्हें पत्र दिए। अक्टूबर 1916 में उन्होंने कानून की पढ़ाई हेतु ग्रेज इन में दाखिला लिया, किंतु उनके सामने एक संकट आ गया। एमएससी अर्थशास्त्र की डिग्री के लिए 1 साल तक अध्ययन करने के उपरांत उन्हें भारत लौटना पड़ा। अपना उद्देश्य पूरा किए बिना उन्हें इसलिए लौटना पड़ा कि बड़ौदा महाराज ने छात्रवृत्ति देनी बंद कर दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रोफेसर केनन की सिफारिश से उन्हें अक्टूबर 1917 से अधिकतम 4 वर्ष के लिए लंदन विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति प्राप्त हो गई। बंबई में अंबेडकर ने नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। एक पारसी महाशय की सहायता से 2 छात्रों के लिए शिक्षक नियुक्त कर लिए गए। उन्होंने स्टॉक और शेयरों के बारे में सलाह देने के लिए एक व्यापारिक संस्था भी चलाई। 31 जनवरी 1920 को अंबेडकर ने एक साप्ताहिक आरंभ किया, मूक नायक, जिसका उद्देश्य भारत की दलित जातियों का समर्थन करना था। अपने पहले संपादकीय में उन्होंने लिखा कि वर्तमान समाचार पत्र कुछ विशिष्ट जातियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दलित जातियां ज्ञान और शक्ति संपन्न नहीं होगी, तब तक वे प्रगति नहीं कर सकती। अंबेडकर के 3 प्रेरणा स्रोत। अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। उनमें पहले कबीर, दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले और तीसरे थे भगवान बुद्ध। कबीर ने उन्हें भक्ति भावना प्रदान की। ज्योतिबा फुले ने उन्हें ब्राह्मण विरोध के लिए प्रेरित किया, सामूहिक पश्चाताप का विचार दिया और शिक्षा तथा आर्थिक उत्थान का संदेश दिया। बुद्ध से उन्हें मानसिक और दार्शनिक पिपासा बुझाने वाला अमृत मिला और अछूतों के उद्धार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसका माध्यम था सामूहिक धर्म परिवर्तन। फुले 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुणे में पहली बार अछूतों के लिए प्याऊ लगवाई। 1848 में महिलाओं के लिए और 1851 में अछूतों के लिए स्कूल खोले। कोल्हापुर के साहू महाराज महात्मा फुले को महाराष्ट्र का मार्टिन लूथर कहा करते थे। न्यायाधीश रानाडे जैसे लोगों ने उन्हें समाज सुधार कार्यों में सहयोग दिया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसने 3 सिद्धांतों का प्रचार किया। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक है, सभी प्राणी उनके बच्चों के समान है। दूसरा, इंसान और भगवान के बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है, श्रेष्ठता किसी जाति विशेष में जन्म लेने पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर पढ़ने लिखने के दीवाने थे। उन्हें ज्ञान अर्जन बड़ी लालसा थी। ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए वह किताबें खरीदने में अपनी दैनिक जरूरतों की बलि चढ़ा देते थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने लगभग 2000 प्राचीन ग्रंथ खरीदे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने लंदन में ढेर सारी किताबें खरीद डाली और 32 संदूकों में भरकर बेचने के लिए जहाज पर लाद दिया। अंबेडकर ने महात्मा फुले के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया था। वे एक ऐसे समाज के स्वतंत्रता थे जिसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का साम्राज्य हो। इंग्लैंड और अमेरिका में ज्ञानार्जन करके व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने वह मार्ग खोज निकाला जिस पर चलने से वह अपने समाज को स्वर्ण हिंदुओं के चंगुल से छुटकारा दिला सकते थे। अंबेडकर देश के गिने चुने राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधारों से लेकर 1946 की कैबिनेट मिशन योजना तक संविधान निर्माण संबंधी हर बैठक में भाग लिया। इस अवधि में वह अपने वर्ग के नेता थे। मार्ले मिंटो सुधारों के पहले मुसलमानों ने मांग की थी कि अछूतों में की गिनती हिंदुओं के साथ न की जाए। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पृथक मतदान प्रथा को स्वीकार कर लिया था। तिलक ने इस समझौते का समर्थन किया और मालवीय ने विरोध। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले के सांप्रदायिक मत विभाजन की अपरिहार्यता स्वीकार करना लखनऊ समझौते की भारी भूल थी। पूना पैक्ट। गांधी जी ने कहा, हम नहीं चाहते कि अछूतों को जनगणना तथा अन्य दस्तावेजों में अलग वर्ग के रूप में दर्जा दिया जाए।
सिखों को अलग दिखाया जा सकता है, मुसलमान अलग गिने जा सकते हैं, यूरोपियन को अलग रखा जा सकता है। उन्होंने कहा क्या अछूतों को सदैव अछूत बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने सर शमलू अल्हार को 11 मार्च 1932 को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे पंगु बना डालेगा। साथ ही इसमें दलित जातियों का कोई कल्याण नहीं होगा। पृथक निर्वाचन से न तो प्रायश्चित ही हो सकेगा और न ही वह अपमानजनक स्थिति बदलेगी जिसमें वे सदियों से पड़े हैं। उन्होंने आगे लिखा, मैं महामहिम की सरकार को सूचित करता हूं कि यदि दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण किया जाता है तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा अनशन तभी समाप्त हो सकेगा जब सरकार स्वयं ही या लोकमत के दबाव में आकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और दलित जातियों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल बनाने का फैसला वापस ले लेगी। अगर मुझे रिहा कर दिया गया तो भी अनशन जारी रहेगा। अंबेडकर ने गांधी जी के आमरण अनशन को एक राजनीतिक पाखंड बताया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी इस अस्त्र का उपयोग सर्वोच्च लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति के लिए करते तो इसका औचित्य भी था। गांधी जी का जवाब था, मेरे लिए एक पृथक निर्वाचन का निवारण चरम सीमा की शुरुआत है। मैं बंबई के एकत्र सब नेताओं और अन्य लोगों को भी चेतावनी देता हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। मैं अपने अनशन को न्याय की तराजू में तोलने के तैयार हूं और अगर स्वर्ण हिंदुओं की आंखें खुल जाती हैं और वे अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं तो उसमें मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। पूना समझौते से सुरक्षित स्थानों का कोटा बढ़ गया, लेकिन इससे दोहरे वोट का अधिकार छीना गया। राजनीतिक हथियार के रूप में दूसरे वोट की कीमत अमूल्य थी। अप्रैल 1944 को अंबेडकर ने एक संशोधन बिल पेश किया कि निरंतर कार्य करने वाले कारखानों के मजदूरों को सवेतन अवकाश दिए जाने चाहिए। उन्होंने अनिवार्य समझौते और पंच फैसलों को सही ठहराया क्योंकि इनके जरिए मजदूरों को लाभ होता है। उन्हें आशा थी कि सिद्धांत को वे श्रम संहिता अंग बना देंगे। देश की जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा बनाए जाने की मांग भारतीय नेताओं की तरफ से बार बार दोहराई गई। गोलमेज सम्मेलन की विफलता से भारतीय ये समझ गए थे कि भारत का संविधान स्वयं देश के नेताओं द्वारा बनाया जाना चाहिए। 1934 में स्वराज्य पार्टी ने घोषणा की कि एक संविधान बनाने के लिए सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को मिलाकर संविधान सभा बनाई जाए जो आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मान्य संविधान तैयार करे। दिसंबर 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह कहा गया कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जबकि संविधान बनाने के व्यवसक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन कर दिया जाए। नवंबर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति ने वैसी नीति की घोषणा की। गांधी जी ने भी संविधान सभा का समर्थन किया। संविधान सभा में जब डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया तो शामिल होने का उनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना था। उस समय उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें प्रारूप समिति के लिए चुन लिया गया और उससे भी ज्यादा तब उन्हें उसका अध्यक्ष भी बना दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि अब राजनीतिक धारा ने नया मोड़ ले लिया है। अब उन्होंने अपनी नीति बदल डाली। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान सभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रभुसत्ता ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता की अनुचरी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट है कि उन्हें शक्ति कहां से मिली है और किन उद्देश्य की उसे पूर्ति करनी है। उन्होंने संघीय शासन का समर्थन किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि सामान्य परिस्थितियों में तो भारत संघीय लोकतंत्र है किंतु आपातकालीन स्थिति में उसका एक रूप एकात्मक सरकार के रूप में बदल सकता है। उन्होंने दृढ़ केंद्रीय सरकार की वकालत की। सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि हर नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाएं। संविधान संशोधन के अनुच्छेद को उन्होंने उसकी आत्मा और हृदय बताया। नीति निर्देशक सिद्धांत राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के स्तंभ हैं जिन्हें लिखित संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के जरिए प्राप्त किया गया है। अंबेडकर के विचार में संविधान द्वारा इस देश की विभिन्न सरकारों को एक प्रकार से सौंपे गए दायित्व हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत ही उसकी जान है। मूल अधिकारों को उसका अनुगामी होना चाहिए। उन्होंने इंग्लैंड की तरह मंत्री परिषदीय शासन व्यवस्था को ठीक समझा। अमेरिका की राष्ट्रपति प्रधान शासन व्यवस्था की अपेक्षा इसे अधिक अच्छा समझा गया। हमारे संविधान में संसार के आधुनिक संविधान के नवीनतम गुण समाये हुए हैं जिनमें राष्ट्रीयता, केंद्रीयकरण, सुदृढ़ कार्यपालिका, धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी सरकार के तत्व समाविष्ट हैं। इसमें न केवल शासन तंत्र की व्यवस्था है अपितु सुनियोजित सामाजिक परिवर्तनों की भी पूरी गुंजाइश है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र में और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को समाविष्ट करना है।
अंबेडकर ने कहा कि हमारे संविधान के सिद्धांत यदि सर्वोत्कृष्ट नहीं है तो ये दुनिया के किसी भी संविधान से घटकर भी नहीं है। उनका विचार था कोई संविधान अपने के कैसा भी हो, उसकी अच्छी बुराई इस पर निर्भर करती है कि उसके चलाने वाले लोग कैसे हैं। राज्यसभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा था, हमने संविधान के रूप में एक आश्चर्यजनक देव मंदिर बनाया, लेकिन देवताओं की प्रतिष्ठा से पूर्व ही इसे दानों ने हथिया लिया। 40 साल तक अंबेडकर ने राजनीति के अनेक उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों में पानी भरने का अधिकार दिलाने के संघर्ष का सूत्रपात किया। उन्हें पृथक मताधिकार दिलाने की जी तोड़ कोशिश की। पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। 1942 में वे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के श्रम सदस्य नियुक्त किए गए और बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनाए गए। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के निर्माता कहलाए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने सामाजिक उत्थान से लेकर धार्मिक सुधारों तक आंदोलन चलाए। अंबेडकर की ज्ञान पिपासा, पुस्तकों के प्रति उनका उत्कट प्रेम और उनका पांडित्य बेजोड़ था। उन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि और संविधान विषयों का गहन अध्ययन किया। इन विषयों में अंबेडकर ने इंग्लैंड और अमेरिका के 3 जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से सर्वोच्च डिग्रियां प्राप्त की। उनकी ज्ञान के लिए बलिदान की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही। वे एक गहन अध्ययनशील व्यक्ति थे और 7 भाषाओं के ज्ञाता भी थे। अंबेडकर समझते थे कि सरकार एक ऐसा संगठन है जो जनता की जीवन रक्षा, स्वतंत्रता, सुख, भाषा और धर्म पालन के अधिकारों की रक्षा करता है। दलित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताओं को दूर करता है और अपने हर नागरिक को अभाव और भय से मुक्ति प्रदान करता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में उन्होंने भारतीयों की आजादी और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मात्र राजनीतिक नहीं, वह सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। एक वकील और न्यायशास्त्री होने के नाते वे सभ्य समाज में विधि की भूमिका पर बहुत बल देते थे। उनकी दृष्टि में सामाजिक शांति और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय व्यवहार में कानून का बड़ा हाथ होता है। यही तो समानता और स्वाधीनता का प्रहरी है। उनका मत था कि कानून केवल वैधानिक क्रिया ही नहीं, बल्कि ये पूरे समाज और राष्ट्र की कार्य प्रणाली को नियंत्रित रखता है। अंबेडकर अर्थशास्त्र के लगनशील विद्यार्थी थे। अंबेडकर समाजवाद के प्रगतिशील कदमों का समर्थन करते थे। वे सोचते थे कि समाजवाद के परिपालन से गरीबों की समस्याएं हल हो सकती हैं। उनके राजनीतिक होने की झलक उनके उद्भट अर्थशास्त्री होने में स्पष्ट परिलक्षित होती है। अपने राजनीतिक विचारों की परिपुष्टि के लिए ही उन्होंने आर्थिक विषयों पर प्रकाश डाला। राजनीति में अपना समग्र जीवन अर्पण कर देने से हमने उनमें एक प्रतिभावान अर्थशास्त्री खो दिया। अंबेडकर की इस बात के लिए प्रशंसा की गई कि उन्होंने निष्ठा और अत्यधिक परिश्रम के साथ संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के संविधान को पारित कराया। अंबेडकर का स्वभाव उदारवादी था। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र और राज्य समाजवाद पर बल दिया। अंबेडकर ने प्रमाणित कर दिया कि वे एक निर्भीक बुद्धिवादी होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति की संकीर्णता, परंपरावाद एवं धर्मवाद से मुक्त कराने की चेष्टा की। उन्होंने देश को वैधानिक ढांचा प्रदान किया और लोगों को स्वतंत्रता का आधार प्रदान किया। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम दौर में जब भारत प्रभुता संपन्न गणराज्य बनने जा रहा था, उस समय के देश के सामाजिक, राजनीतिक इतिहास और संविधान के विकास में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी भूमिका और बौद्धिक योगदान सदा अमर रहेगा। उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में हाथ बंटाया और उनकी रचनात्मक राजनीतिमता संविधान रचना के दौरान स्वतः प्रस्फुटित हुई। डॉक्टर जाटव ने अंबेडकर के विचारों को सामाजिक मानवतावाद बताया, जिनके सिद्धांत इस प्रकार थे: मानव जाति में समानता, प्रत्येक मानव एक इकाई के रूप में, प्रत्येक मानव को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक मानव को अभावों और भय से मुक्ति दिलाना, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और मानव का मानव द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा तथा राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा अत्याचार एवं शोषण बंद करना,
संसदीय प्रणाली पर आधारित शासन के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना, सामाजिक सुधार में अहिंसा का मार्ग और वर्ग संघर्ष या गृह युद्ध से बचने के लिए समझाने बुझाने का तरीका अपनाना, किसी भी वाद सिद्धांत का विश्वास की अति से बचना, आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता और विश्व प्रेम, समानता और भ्रातृत्व की स्थापना, जिसका उद्देश्य बुद्ध ने दिया। अंबेडकर की राजनीतिक विचारधारा के सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। राष्ट्रीयता की व्यवहारिक शक्तियों को मान्यता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति के लिए धर्म युद्ध, किसी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक साम्राज्यवाद का विरोध करना, मात्र संवैधानिक तरीकों का उपयोग, हिंसा का त्याग, न्याय और शांति प्रेम, लोकतांत्रिक गत्यात्मकता को और झुकाव, मानवतावाद जिसके अनुसार मानव सभ्यता और संस्कृति का निर्माता माना जाता है और प्रेम एवं ज्ञान के आधार पर प्रगति की क्षमता रखने वाला समझा जाता है। अंबेडकर ने कहा कि प्रस्तावित संविधान राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होगा और सरकारों का गठन करने वालों के सामने आदर्श प्रस्तुत करेगा। यह आदर्श है आर्थिक लोकतंत्र। अंबेडकर के विचार में नीति निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है क्योंकि उनके आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। अंबेडकर केवल कारखाना मजदूरों के विषय में नहीं सोचते थे, बल्कि खेत मजदूरों की ओर भी उनका जोर था। वे चाहते थे कि सभी मजदूरों के लिए एक काम की शर्त भी वैसे ही हो जैसे भविष्य निधि, मालिक के दायित्व, मजदूरों का मुआवजा, स्वास्थ्य बीमा, अक्षमता पेंशन शामिल हो, फिर चाहे वे खेत मजदूर हो या कारखाना मजदूर, ये सुविधाएं सभी को मिलनी चाहिए। मानवता के सच्चे पुरोधा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, भूमिहीन मजदूरों, गरीब किसानों और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। महान शिक्षाविद और क्रांतिकारी चिंतक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ समाज में दबे कुचले लोगों का मार्ग प्रशस्त भी किया। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि जैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान ये सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं। जो समाज में अपमानित है वह वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकता। अंबेडकरवाद की एक विचारधारा तथा दर्शन है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अंबेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगति पर यह प्रमुख उद्देश्य शामिल है। अंबेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। भीमराव अंबेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। अंबेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी बहुत रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में एक समृद्ध संग्रहालय का निर्माण करवाया। इसमें उसकी 50,000 से भी अधिक किताबें थी। अपने लेखन द्वारा उन्होंने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी और 10 वक्तव्य की जो पुस्तकें वो लिखी थी। अनुसंधान, दस्तावेज, लेखक और उन्होंने 10 पुस्तकें लिखी। प्रस्तावित और भविष्यवाणी की उन्होंने 5 पुस्तकें लिखी थी। अंबेडकर एक सफल पत्रकार एवं प्रभावी संपादक थे। अखबारों के माध्यम से समाज में उन्नति होगी, इस पर उन्हें विश्वास था। वह आंदोलन में अखबार को बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन भी किया।
अंबेडकर की एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया गया। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आज जिस तरह से भारत सामाजिक आर्थिक नीतियों और कानूनी प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई में दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आजादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा विश्वास किया और जाति रहित समाज की आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, डीएससी, एमए सहित 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। 6 दिसंबर 1956 के सवेरे श्रीमती अंबेडकर जब रोजमर्रा की तरह सोकर उठी तो उन्होंने पाया कि डॉक्टर अंबेडकर दुनिया में नहीं रहे। सोते सोते ही वे परलोक सिधार गए थे, क्योंकि उन्हें मधुमेह जन्य मनस्ताप का भयंकर दौरा पड़ा था। अंबेडकर का जन्म दिवस, अंबेडकर जयंती, हर साल 14 अप्रैल को एक बड़े उत्सव के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मैं इस प्रकार के महानायक को सत सत नमन करता हूं। आज आपके सामने प्रस्तुत है हमारा संविधान, एक संक्षिप्त परिचय। जिस प्रकार हमें अपने परिवार संचालन के लिए कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियमों तथा कार्यविधि की आवश्यकता होती है। यही नियम तथा कार्यविधि उस देश की सरकार का ढांचा निश्चित करते हैं। इन्हीं के द्वारा सरकार का गठन, अधिकार और कर्तव्य आदि की रूपरेखा निश्चित की जाती है। ऐसे नियम जिनमें अधिकार, न्याय, सुरक्षा, प्रशासन, सरकार और नैसर्गिक न्याय की पूरी व्यवस्था हो, वह उस देश का संविधान कहलाता है। संविधान वह आधारभूत कानून और सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निश्चित किया, तब ब्रिटिश से एक विशिष्ट मंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन ने यह निर्णय लिया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाए। संविधान निर्मात्री समिति में सभी प्रदेशों तथा वर्गों के योग्य सदस्य थे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तथा इसके महत्वपूर्ण सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीटी कृष्णमाचारी, मौलाना आजाद, अब्दुल गफार खान खाना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मास्टर बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा तथा महिलाओं में सरोजनी नायडू, बेगम एजाज रसूल, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर आदि थे। प्रारूप समिति। इस संविधान निर्मात्री समिति ने एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया। संविधान निर्मात्री सभा ने कुछ संशोधनों के साथ इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास
परिश्रम से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 26 जनवरी 1930 को देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। वह एक ऐतिहासिक दिन था। आजादी के बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसी महत्वपूर्ण दिन 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया। नियमों का संकलन। संविधान में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर नियमों का संकलन किया गया है, जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान में सरकार के गठन, शक्तियों, कार्यप्रणाली तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। अन्य देशों के समान भारतीय संविधान में भी सर्वप्रथम उसकी प्रस्तावना है, जिसमें संविधान का उद्देश्य और देश के मौलिक लक्ष्यों को बताया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान जनता का संविधान है और उनके प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है। इसलिए भारतीय जनता राष्ट्र की शक्ति का अंतिम और प्रमुख स्रोत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र एवं शक्ति संपन्न है। इसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति, व्यक्ति या देश का कोई नियंत्रण अथवा दबाव नहीं है। समाजवादी। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न होकर समाज अथवा शासन का नियंत्रण होगा, ताकि समाज के सभी समुदायों का समान रूप से सर्वांगीण विकास हो सके। पंथ निरपेक्ष। संविधान के अनुसार राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा और प्रत्येक की उन्नति करने के समान अवसर प्रदान करेगा। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं बरतेगा। इस प्रकार संविधान ने देश के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की है। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। उन्हें मत देने व चुनाव लड़ने के अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारे देश में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं और जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। गणतंत्र। हमारे देश का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय व आनुपातिक मत प्रणाली से चुना जाता है। न्याय प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर न्याय प्राप्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। समानता सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान होंगे। सरकार सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करेगी। व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार विकास करने की पूरी स्वतंत्रता है। बंधुता सभी नागरिक भाई बहन हैं। सब एक परिवार में विकसित होने वाली बंधुता की भावना से ओतप्रोत हैं। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के पूरे अवसर प्रदान किए गए हैं। संविधान हमारे स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय प्रदान करता है। इसकी प्रतिष्ठा एवं सम्मान के साथ प्रत्येक नागरिक का सम्मान जुड़ा है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला है लोकतंत्रात्मक शासन। हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। भारत की जनता को मतदान का अधिकार है। मतदान के द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकसभा व विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। आपने अपने क्षेत्र में चुनाव के दृश्य देखे होंगे। संभव है आपका विद्यालय भी मतदान केंद्र बना होगा। आपके माता पिता व पड़ोसी मतदान के लिए गए होंगे। इस प्रकार मतदान द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि जनता के हित के लिए संसद और विधान मंडल में बैठकर कानून बनाते हैं। इन कानूनों के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यही लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लिखित संविधान। हमारा संविधान लिखित है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं। यह विस्तार से लिखा गया है। यह संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की तीसरी प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। संविधान नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देता है। इन अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। कोई भी सरकार मूल अधिकारों का हनन अथवा उस पर रोक लगाती है तो नागरिक इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्यायालय में जाकर मांग कर सकता है। संविधान द्वारा जहां नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उसी के साथ मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। चौथा है नीति निर्देशक तत्व। संविधान में जनहित के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कानून तथा नीति बनाते समय आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए विभिन्न सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। उनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। सरकार इन्हीं का पालन कर अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण करती है जिससे सारे देशवासियों का कल्याण हो सके और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सके। पांचवी है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें शासन की वास्तविक शक्ति संसद में निहित होती है। संसद के सदस्यों में से ही कार्यपालिका, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायपालिका को संसद और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे यह निष्पक्ष न्याय कर सके तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर सके। सातवां है
लचीला एवं कठोर संविधान। हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें संसद बिना किसी विशेष प्रक्रिया के साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, इसलिए संविधान को लचीला माना गया है। किंतु संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, जिसमें वांछित मत प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए हमारा संविधान कठोर माना जाता है। 8वीं विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे देश में संघात्मक सरकार है, किंतु भारतीय नागरिकों को अपने अपने राज्यों की नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के ही नागरिक हैं। एकल नागरिकता से देश में एकता बनी रहती है। अगली विशेषता है संघात्मक शासन। हमारे संविधान में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। विभिन्न प्रांत मिलकर संघ राज्य का निर्माण करते हैं। संघात्मक शासन में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघात्मक शासन में केंद्र व राज्य की सरकारें अलग अलग होती हैं, जो संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। केंद्र और राज्य की सरकारों में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे सुलझाया जाता है। केंद्र राज्य संबंध। संविधान में कानून बनाने के अधिकारों की 3 सूचियां दी गई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची तथा तीसरी है समवर्ती सूची। चलो इनको समझते हैं। पहली संघ सूची। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं, इनका उल्लेख केंद्रीय सूची में है, जैसे विदेशों से संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध, डाक, तार, रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रा तथा बैंक, प्राचीन स्मारक, रेल व राष्ट्रीय सड़क मार्ग आदि 99 विषय हैं। उपयुक्त विषयों पर कानून सिर्फ संघीय सरकार ही बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। क्षेत्रीय तथा स्थानीय विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। इनमें कृषि, जल, जन स्वास्थ्य, पुलिस आदि 61 विषय आते हैं। इनको राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। तीसरी है समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो केंद्रीय या राज्य सूची में शामिल नहीं है, ऐसे 47 विषय हैं जिन पर दोनों केंद्र एवं राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, जैसे विवाह है, संयुक्त परिवार, शिक्षा, समाचार पत्र एवं पुस्तकें आदि। वे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। एकात्मकता। हमारे संविधान में कुछ लक्षण एकात्मक शासन के हैं, जैसे भारत के राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं है। किसी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। न्याय व्यवस्था भी संपूर्ण देश में एकल है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। संकट काल में केंद्र सरकार राज्यों की अधिकार समिति कर सकती है। प्रशासकीय एकात्मकता लाने का भी प्रयास किया गया है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, आधारभूत कानूनों की एकता आदि। अद्वितीय संविधान। इस प्रकार संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के लिए उत्कृष्ट संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अनेक विशिष्टताओं और अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए इसे जन आकांक्षाओं का प्रतीक व विश्व का अद्वितीय संविधान बनाया है। हमारा संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान तथा संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें। कुछ याद रखें। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारा संविधान नियमों का संकलन है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्श।
हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र राज्य, न्याय, समानता, बंधुता। संविधान की प्रमुख विशेषताएं: लोकतंत्रात्मक शासन, लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसदीय शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला एवं कठोर संविधान, एकल नागरिकता, संघात्मक शासन और पंथ निरपेक्ष शासन। संघात्मक शासन, जिसमें राजनीतिक सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बंट जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में दो सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र स्तर पर तथा दूसरी राज्य स्तर पर। केंद्र राज्य संबंध संविधान में 3 सूचियां दी गई है। केंद्रीय सूची, इन सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची, इन सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी है समवर्ती सूची, इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हमारे कर्तव्य, अधिकारों से जुड़े कुछ कर्तव्य हैं, उनकी पालना करने पर ही अधिकार स्थायी हो सकते हैं। ये कर्तव्य नैतिकता से जुड़े हुए हैं। नैतिकता को हम ऐसे नियम कह सकते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब सारा संसार नियमों से बंधा हुआ है तो अधिकार और कर्तव्य अलग कैसे हो सकते हैं। हमारे संविधान द्वारा भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को समझें तथा उनका भी पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। पांचवा है धर्म, भाषा, प्रदेश एवं वर्ग के भेदभाव से दूर होकर सभी भारतीयों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना जगाएं। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा कर्तव्य है हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझकर उसका संरक्षण करें। सातवां है वन, झील, नदी एवं अन्य जीवों सहित संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करें। छठा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्य, इन कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की प्रगति में सहयोग करना हम सभी का दायित्व है। संवैधानिक कर्तव्यों के अलावा भी कुछ और कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। ये कर्तव्य परिवार, समाज और देश से जुड़े हुए हैं, जैसे उत्तरदायित्व के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना, स्वयं पढ़ना तथा अपने भाई बहनों को पढ़ाकर पूर्णतः योग्य बनाना, अपने आसपास सफाई रखना, गरीबों और दीन दुखियों की सहायता करना, सादा जीवन एवं उच्च विचार रखना। इन कर्तव्यों का पालन करके ही हम पारिवारिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास कर सकते हैं। ये कर्तव्य ही हमारे अधिकारों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मौलिक अधिकार, हमारे देश के संविधान में
प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों से ही नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यायपालिका इन अधिकारों की सुरक्षा भी करती है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त वे अधिकार जिनको देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा जिन्हें सुरक्षा प्राप्त है, न्यायिक सुरक्षा प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संविधान में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिए जाने से वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार। देश के प्रत्येक नागरिक को समान मानते हुए संविधान में समानता का अधिकार दिया है, जिसमें कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान होगा तथा सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। राज्य के अधीन पदों पर दी जाने वाली नौकरियों में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिए जाएंगे। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक रूप से सभी नागरिक समान होंगे। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों का सभी लोग उपयोग कर सकेंगे। समाज में कुछ वर्गों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। छुआछूत करना दंडनीय अपराध माना गया है। अपराधियों से कुछ लोगों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त हो जाता था। इस अधिकार द्वारा सभी प्रकार की सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, किंतु शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियां ही दी जाती रहेंगी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने एवं लिखकर अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को भारत राज्य में कहीं भी निवास एवं भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन रक्षा तथा बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में सभी नागरिकों को शोषण से बचाव के लिए अधिकार दिए गए हैं, जिनसे सामाजिक समानता की स्थापना हुई है। दासता और बेगारी से मुक्ति मिली है। इस अधिकार के अंतर्गत मानव व्यापार अर्थात स्त्री पुरुषों का क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। किसी भी नागरिक से बेगार नहीं ली जा सकती, अर्थात जबरदस्ती किसी से काम लेना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को किसी कारखाने, खान अथवा अन्य जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसे स्वीकार करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सभी धर्म एवं संप्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना करने, उनके लिए धन इकट्ठा करने तथा उनके प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है।
धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया दान निश्चित सीमा तक कर मुक्त रहेगा। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी किसी को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान में शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति के विषय में भी नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार है। छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा इस अधिकार द्वारा की गई है। प्रत्येक नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इनका हनन होने अथवा उपयोग में बाधा आने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इस अधिकार को गार्ड, जनतंत्र का पहरेदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके कारण ही देश में जनतंत्र कायम है तथा सभी नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त है। मूल अधिकार और विभिन्न स्वतंत्रताएं नागरिकों के विकास में सहायक होती हैं। उनसे नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन अधिकारों का सदुपयोग करें। हमें दूसरे नागरिक के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए तथा उनके उपयोग में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था एवं स्वास्थ्य आदि की रक्षा के लिए राज्य इन अधिकारों को निलंबित कर सकता है। आपातकाल देश पर बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह या आर्थिक संकट उपस्थित होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उस समय नागरिकों के मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं और निलंबित भी किए जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व। आजादी के समय हमारी जनता गरीब थी। अंग्रेजों के शासन काल में सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया और उद्योग नष्ट हो गए थे। संविधान निर्माता इस स्थिति से परिचित थे। वे चाहते थे कि भारत की स्वतंत्र सरकार कुछ ऐसे आवश्यक कदम उठाए कि भविष्य में भारतीय जनता का सर्वांगीण विकास हो और देश में एक ऐसा राज्य स्थापित हो सके जिसमें सबका कल्याण हो। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने ये आवश्यक समझा कि केंद्रीय या राज्यों की सरकारों को जन कल्याण हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है। देश के लिए कानून बनाते समय इनका पालन करने से ही हमारी केंद्रीय तथा राज्य की सरकारें अपना कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगी। सरकार द्वारा इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनाने से देशवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार होगा। उनका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। अमीर और गरीब का अंतर दूर होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इन तत्वों में से कुछ नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। देश के समस्त नागरिकों हेतु जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करें। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था करें। स्थानीय स्वशासन के लिए प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों का गठन करें। समस्त नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता का निर्माण करें। 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत करने एवं
सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करे, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था को उत्तम बनाने का प्रयास करे, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं, स्थानों और स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध करे, देश की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रयास करे आदि। नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे क्रियान्वित कर हम भारत में वास्तविक जनतंत्र स्थापित कर सकेंगे और लोक कल्याणी राज्य की स्थापना हो सकेगी। प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध हो सकेगी। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या सरकार हमें मौलिक अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास करती है, तब हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जाकर अपनी बहाली की मांग कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए हम न्यायालय की सहायता नहीं मांग सकते। ये केवल सरकारों के लिए निर्देश हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हमारी सरकारों सदा प्रयत्नशील रहेंगी। ये नीति निर्देशक तत्व सरकारों के पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। भारत की नागरिकता। भारत का नागरिक वह है जो अग्रांकित किसी एक योग्यता को पूर्ण करता हो, जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ हो, जिसके माता पिता में से किसी एक या दोनों का जन्म भारत भूमि पर हुआ हो, संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक वह भारत भूमि पर निवास कर रहा हो। किंतु किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है वह भारत में 5 वर्ष से अधिक समय में रह रहा हो तथा भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी शर्तों को पूरा करता हो, जैसे वह अपनी पहली नागरिकता को छोड़ चुका हो तथा एक भारतीय भाषा जानता हो। संसद को नागरिकता के संबंध में नए नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। एकल नागरिकता। हमारा संविधान समस्त भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जिसे इकहरी नागरिकता भी कहा गया है। भारत में राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल का नागरिक न होकर भारत का नागरिक होता है। नागरिकता में अधिकार और कर्तव्य दोनों सम्मिलित हैं। एक भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो संविधान द्वारा स्वीकृत हैं। इसके साथ संविधान में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका वह पालन करता है। भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से उनके कर कमलों से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। जय भारत, जय संविधान। आज आपके सामने प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे 17 से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती है। ज्योतिबा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया था। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक तथा दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन जोरों पर था। जाति प्रथा का विरोध करने और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख गोविंद रानाडे थे और आरजी भंडारक थे। उस समय महाराष्ट्र में जाति प्रथा बड़े ही विभत्स रूप में फैली हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे। ऐसे में ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम प्रारंभ किया। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। इन प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे छोटे आंदोलन जारी थे।
जिसने सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया था। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो आजादी की लड़ाई में उनके संबल बने। इस महान समाज सेवी ने अछूतोद्वार के लिए सत्य शोधक समाज स्थापित किया। उनका ये भाव देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित थे। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। फूले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। उनके प्रमुख प्रकाशन तृतीय रत्न 1855 में, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राज भोंसले, यंचा 1869, गुलामगिरी 1873 और सत्ता रायच आसुद 1881। संबंधित संगठन फूले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। नगरपालिका परिषद सदस्य वह पूना नगरपालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और वर्ष 1883 तक इस पद पर रहे। महात्मा का शीर्षक 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठुलराव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहां वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। वे लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपने सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में पत्नी को शामिल कर उन्होंने अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया। वर्ष 1852 तक फूले ने 3 स्कूलों की स्थापना की, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के लिए विचार के पुरस्कार बन गए। वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिसमें उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की। उन्होंने जन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसने आगे चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की। कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए फूले ने पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले को 19वीं सदी के विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विद्वान और संपादक के रूप में याद किया है। उन्होंने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों का उत्थान करने में खपा दिया। महात्मा फूले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। उनकी चर्चा करते हुए अक्सर उनके जीवन के एक पक्ष पर बात करना रह जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक सफल उद्योगपति भी थे। उन्होंने फूल, फल, सब्जी, गुड़ जैसी जरूरी चीज बेचकर कारोबार की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा बना लिया था। युवा फूले ने ब्रिटिश राज में नौकरी करने के बजाय बिजनेस करना चुना था। उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस के माध्यम से काफी संपत्ति भी अर्जित की थी, जिसे उन्होंने सामाजिक कार्यों में लगाया। उन्होंने पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी में कई पुल, सुरंग और बांध बनाए थे। सब्जीवादी के बिजनेस के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले बतौर ठेकेदार काम करने लगे। फूले ने रामचंद्र शिंदे और कृष्णराव भालेकर के साथ मिलकर पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। वह बड़े पत्थरों, चूना, ईंटों को तोड़कर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कंकड़ बेचने का काम करते थे। जल्दी उन्हें ब्रिटिश सरकार से ठेका मिलने लगा। वह निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री और कारीगर मुहैया कराने लगे।
खड़कवासला बांध, येरवदा पुल और सतारा सुरंग आदि के निर्माण के लिए सामग्री और कामकार फुले की कंपनी ही उपलब्ध कराए थे। उनकी एक एजेंसी भी थी जो मुख्य रूप से कारखाने के उपयोग के लिए सोने, चांदी और तांबे के सांचे बेचती थी। उन्हें पुणे नगर के निगम का सदस्य भी नियुक्त किया गया। तब सभी सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। हालांकि अपने व्यवहारिक प्रयासों के बीच भी फुले ने हमेशा सत्यशोधक समाज के मिशन को प्राथमिकता दी। वह निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों के लिए रात्रि स्कूल चलाते थे। ज्योतिराव फुले ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए खिलाफ जीवन भर काम किया। वह महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्हें 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठलराव कृष्णाजी वांडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी परिवार माली जाति से ताल्लुक रखता था। उनके पिता गोविंदराम सब्जी बेचते थे। ज्योतिराव की इस प्राथमिक शिक्षा 1834 से 1838 के दौरान हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद फुले को स्कूल छोड़ना पड़ा। वह पिता की मदद करने के लिए उनके साथ खेत में काम करने लगे। हालांकि इन्हीं दिनों फुले की बुद्धिमत्ता को एक मुस्लिम और एक ईसाई पड़ोसी ने पहचाना। इन्हीं दिनों दोनों ने फुले के पिता को इस बात के लिए मनाया कि वे अपने बेटे का एडमिशन स्थानीय स्काउटिंग मिशन के हाई स्कूल में कराएं। इस स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फुले ने नौकरी करने के बजाय फूलों का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने विदेशी फूलों, फलों और सब्जियों की खेती को लेकर किसानों के बीच फैली गलत फहमी को दूर किया और इन चीजों को उगाकर बेचने लगे। उनके व्यक्तित्व में किसान और उद्यमी का मिश्रण नजर आने लगा और वह पहले अपने खेत में गन्ना उगाते और फिर उसके रस से गुड़ तैयार करके उसे मार्केट में बेचते थे। इससे उन्हें काफी मुनाफा होता था। उन्हें पुणे बाजार में सब्जी खरीदकर मुंबई भेजने का भी काम किया था। 1848 में जब ज्योतिराव ने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि सामाजिक न्याय केवल महिलाओं और दलितों जैसे समाज के वंचित वर्गों को हर तरह की पाबंदियों से मुक्त कराने पर ही संभव हो सकता है। उस समय इन वर्गों को रूढ़िवादी उच्च जाति द्वारा अछूत माना जाता था। उन्होंने और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने छात्राओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और 1848 में एक स्कूल खोला जिसने औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक सुधारों की एक नई लहर शुरू की। महाराष्ट्र के निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने के लिए फुले ने अपने अनुयायियों के साथ 1848 में सत्यशोधक समाज का गठन किया। सत्यशोधक का अर्थ होता है सत्य की खोजी। फुले ने 16 पुस्तकें लिखी। इन किताबों ने दलितों की सामाजिक जागृति में योगदान दिया। ज्योतिबा की संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं, तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं का यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने प्रारंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इसे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। अछूतोद्धार के लिए ज्योतिबा ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। कुछ समय तक एक मिशन स्कूल में अध्यापक का काम मिलने से ज्योतिबा का परिचय पश्चिम के विचारों से भी हुआ, पर ईसाई धर्म ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया। 1853 में पति पत्नी ने अपने मकान में करोड़ों के लिए रात्रि पाठशाला खोली। इन सब कामों से उनकी बढ़ती ख्याति को देखकर प्रतिक्रियावादियों ने एक बार 2 हत्याओं को उन्हें मारने के लिए तैयार किया था, पर वे ज्योतिबा की समाज सेवा देकर उनके शिष्य बन गए। सन 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन भी हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिम और दक्षिण भारत में भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिम और दक्षिण भारत में
बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसे क्रांतिकारी विचारक का आभारी है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। इसके अलावा वह समाज सेवी, लेखक, विचारक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। इनको महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना पूरा काम जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को बंद करने, स्त्रियों को शिक्षा अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया था। फुले समाज की कुप्रथा और अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करवाना चाहते थे। आज ही के दिन यानी 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। साल 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में उनके द्वारा खोले गए इस स्कूल में ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षक बनी थी। उस दौरान समाज के एक हिस्से ने उनका काफी विरोध किया था, जिसके कारण ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल बंद भी करना पड़ा था। इसके बाद इसी ने स्कूल खोलने के लिए अपनी जगह मुहैया करवाई थी। दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 24 सितंबर 1873 को समाज परिवर्तन की आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाना और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था। आज आपके सामने प्रस्तुत है भगवान बुद्ध की कहानियां। भगवान बुद्ध के पहले जन्म की बात है। उस समय वे बोधिसत्व अवस्था में थे। उन्होंने एक समृद्ध घर में जन्म लिया था। अपनी दानशीलता, उदारता और दरिद्रों तथा भिखारियों की बिना स्वार्थ सेवा के लिए वे बहुत प्रसिद्ध थे। वे किसी को दुखी और दरिद्र नहीं देख सकते थे। अपने पास जो भी था उसी से गरीबों की सेवा करते थे। उनके लिए यह बात असहनीय थी कि कोई दरवाजे पर आकर लौट जाए। एक दिन प्रातःकाल बिस्तर से उठने पर उन्होंने देखा कि घर की सभी वस्तुएं चोरी चली गई। नामात्र को भी वे चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। धन में उनका लगाव, ममता तो थी ही नहीं, इसलिए चोरी से वे दुखी नहीं हो सके। पर बार बार ये सोचकर दुखी होने लगे कि जिस घर से आज तक कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं गया, उसी से भिक्षु और कंगाल लोग भूखे प्यासे और बिना संतुष्ट हुए चले जाएंगे। भगवान बुद्ध इस प्रकार सोच रहे थे कि उनके नेत्रों में नया प्रकाश आ गया। वे खुशी से नाच उठे। चोरों ने शेष सामान में एक हंसुआ और रस्सी छोड़ी थी। भगवान बुद्ध ने तत्काल कहा कि सेवा का साधन मिल गया। अब मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटने पाएगा। निर्धनता में भी भगवान बुद्ध ने कार्य संपादन का उपाय सोच लिया। वे दिन भर उसी हंसे से घास काटते थे और शाम होने पर सिर पर घास का बोझ लादकर बाजार में बेचा करते थे। मेहनत से जो भी कुछ पाते थे उसका भीखमंगों और असहायों की सेवा में सदुपयोग करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि खुद भूखे रहकर दूसरों की आवश्यकता पूरी कर देते थे। तुम्हारा धन चोरी में नहीं गया। तुम्हारी उदारता, दानशीलता और सेवावर्ती से उसका अभाव हो चला है। मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि इस गरीबी में कण कण जोड़ने से पहाड़ खड़ा हो गया है। एक दिन दिव्य पुरुष ने भगवान बुद्ध को चेतावनी दी। उत्तम लोग कभी भी गलत कार्य मार्ग पर पैर नहीं रखते। जिस धन को बटोरने में मुझे स्वर्ग के ही ऐश्वर्य क्यों न मिले, मैं दान व्रत का त्याग नहीं कर सकता। धन आता है चला जाता है, वह क्षणभंगुर है, पर दान आदि सेवापयोगी सद्गुण बार बार नहीं मिला करते। उनके सारे अपने जीवन को समृद्ध करना ही श्रेष्ठ पुरुष का श्रेष्ठ आचरण है। वे नित्य दिव्य संपत्ति है। मैं उनका परित्याग किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने दिव्य पुरुष से निवेदन किया, तुम धनियों के योग्य बातें करते हो, तुम तो बड़े गरीब हो। दान देते देते सब कुछ खो बैठे। जिनके पास खजाने हैं, असंख्य दास दासियां हैं, उनके लिए दानशीलता अलंकार है।
तुम्हें तो चाहिए कि परिश्रम से अर्जित धन का थोड़ा सा अंश कभी कभी उत्सव आदि में मित्रों को बुलाकर वे कर दो। इससे नाम बढ़ेगा, कीर्ति अमर होगी। दाम दानवर्ती को छोड़ना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, उसमें यदि दान नहीं दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। दिव्य पुरुष ने भगवान बुद्ध की परीक्षा ली। आपका ऐसा आग्रह अनुचित है। दूसरे के हित की अपेक्षा अपने स्वार्थ की ओर ध्यान देने वालों को भी दान और असहायों की सेवा में लगा रहना चाहिए। जो दूसरों के दुख में अपने आप तक का दान कर सकता है, उसके लिए स्वर्ग का राज्य भी बेकार है। धन की तरह ये जीवन भी क्षण भंगुर है। मैं उत्तम कार्य पथ से कभी विचलित नहीं हो सकूंगा। यदि मेरी पूर्व स्थिति लौट आएगी तो दीन दुखियों की प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। इस असहाय अवस्था में तो मेरा सब कुछ उनके लिए ही है। भगवान बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, तुम धन्य हो, धन्य। समस्त संसार स्वार्थ और ममता से अंधा होकर धन बटोरता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, पर तुम धन का परित्याग करके भी सेवा और दीन दुखियों की सहायता में लगे हो। मैं परीक्षा ले रहा था, मैंने तुम्हारा धन छिपा दिया है, वह तुम्हें फिर दे रहा हूं। धन का सदुपयोग तुम कर सकते हो। इंद्र ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, फिर अदृश्य हो गए। महात्मा बुद्ध की दूसरी कहानी है मध्यम मार्ग। अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा को, नवजात पुत्र राहुल को, स्नेह मूर्ति पितामहराज सुद्धोधन को तथा वैभव संपन्न राज्य को ठुकराकर युवावस्था में गौतम घर से निकले थे। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकता था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। उन्हें तो कभी नष्ट न होने वाला जीवन जो सदा अमर रहे पसंद था। प्रसिद्ध विद्वानों, शास्त्रों को जानने वाले प्रकांड पंडित के समीप वे गए, किंतु वहां उनको संतोष नहीं हुआ, हो नहीं सकता था। आश्रमों से, विद्वानों से निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी गौतम वृक्ष के नीचे नग्न अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था। लंबे समय से तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, केवल हड्डियां, नसें और चमड़ा शेष रहा। गौतम का धैर्य अडिग था। कष्ट क्या है, इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा था। तपस्या से ज्ञान नहीं हुआ करता, उसे सिद्धियां मिलती हैं। एक सच्चे साधक, सच्चे मुक्ति की कामना करने वाले के लिए सिद्धियां बाधक हैं, मार के प्रलोभन है। गौतम ने उस पर प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग में कुछ गायिकाएं निकली। वे किसी नगर के उत्सव में भाग लेकर अपने घर पर लौट रही थी। मार्ग में भी वे गाती, बाजे बजाती, नाचती, आमोद प्रमोद करती जा रही थी। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास से निकली, तब एक गीत गा रही थी। उस गीतिका का भाव यह है, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ने से वे उत्तम स्वर नहीं उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें इतना भी मत खींचो कि वे टूट जाएं। गौतम के कानों में वह संगीत ध्वनि पड़ी। उनकी ज्ञानेंद्रियों में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए घोर तपस्या का मार्ग उचित नहीं, संयमित भोजन तथा नियमित निद्रादि व्यवहार ही उचित है। ये मध्यम मार्ग उनको स्पष्ट सूझ गया। उसी समय उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और नदी की ओर चल पड़े। गौतम बुद्ध की अगली कहानी है परीक्षा का माध्यम। हेमंत की संध्या थी। सूर्य अस्ताचल पर अदृश्य होने वाला ही था। पश्चिम गगन की नैसर्गिक लालिमा अद्भुत और अमित मनोहारिणी थी। भगवान बुद्ध राजगृह में विहार समाप्त कर यक्षाटन के लिए वैशाली के पथ पर थे। उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे उनके भिक्षु चले आ रहे हैं। किसी ने सिर पर, तो किसी ने बगल में, तो किसी ने कटिवेश में सन्यासी वस्त्रों की गठरी लाद रखी थी। भगवान बुद्ध भिक्षु संघ की संग्रह करने की आदत पर आश्चर्यचकित थे।
कहा तो भिक्षुओं ने जनता के समक्ष उत्कट त्याग का आदर्श रखा और कहा थोड़े ही समय के बाद उन्होंने संग्रह और संचय में आसक्ति दिखाई। भगवान बुद्ध चिंतित थे। रात का पहला पहर था। धीरे धीरे शीतल समीर ठंडक फैला रहा था। भगवान बुद्ध वैशाली के गौतम चित्ते में समासीन थे। भिक्षु संघ ने उनके चेहरे पर उदासी की छाप देखी। भिक्षुओं ने चरण वंदना की। वे अपने अपने आसन पर चले गए। भगवान का मन बार बार यही विचार कर रहा था कि किस प्रकार संघ की संग्रह करने की आदत का अंत हो। उन्होंने कपड़ों को सीमित करने का निश्चित किया और अपने आप को ही कड़ी परीक्षा का माध्यम स्थिर किया। वे गौतम चित्ते के बाहर आकर जमीन पर दरी बिछाकर लेट गए। साधारण ठंडक थी। एक वस्त्र लेकर शरीर ढक लिया। ठंडक का वेग रात में बढ़ गया। मध्य पहर में उन्होंने दूसरा वस्त्र ओढ़ लिया। सवेरा हो गया। प्रत्येक भिक्षु का काम केवल 3 वस्त्र से चल सकता है। अधिक के संग्रह से पाप की वृद्धि हो सकती है। संघ में शिथिलता आ जाएगी। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ को आमंत्रित कर अनुमति प्रदान की। संघ की वैराग्य वृत्ति को कलंकित होने से बचा लिया। उन्होंने अपने जीवन के त्यागमय अनुभव का दूसरों के हित में उपयोग किया।